नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं SL चार्ट की चैनल की तरफ से। धन्यवाद सबको, दीपावली की शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे शेषावस्था के बारे में। कल हमने अध्ययन किया था विकास के अंतर्गत गर्भावस्था का, तो आज हम शेषावस्था का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम शेषावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, कल हमने गर्भावस्था का अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत हमने गर्भावस्था में कुल 40 सप्ताह या 9 माह होते हैं। ये हमने पढ़ा था कि एक बालक के माता पिता से प्राप्त XY और XX गुणसूत्र से एक जाइगोट या संयुक्त कोश की निर्माण होता है। उसके अंदर 3 परतें होती हैं, उसका अध्ययन किया था। और आज हम शेषावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गर्भावस्था का कल पूरा हमने अध्ययन कर लिया था और इसके बाद हम आज शेषावस्था का अध्ययन करेंगे। हमें शेषावस्था के बारे में हम जानकारी देंगे। तो देखिए, शेषावस्था को इन्फेंट शेषावस्था को इन्फेंट भी कहते हैं। इनका अर्थ होता है अयोग्यता। इन्फेंट का अर्थ होता है बोलना। तो इन्फेंट का अर्थ होगा बोलने की अयोग्यता। तो देखिए, इन प्लस फेंट। फेंट एक ग्रीक या जर्मन शब्द है जिसका अर्थ बोलने की अयोग्यता होता है। तो हमने इन्फेंट का अर्थ समझा कि इन प्लस फेंट होता है। इन्फेंट पूरा अर्थ होता है बोलने की अयोग्यता। इन्फेंट ग्रीक या जर्मन भाषा का शब्द है जिसका पूरा अर्थ होता है बोलने की अयोग्यता। तो हमें ये याद रखना है, इन्फेंट का अर्थ पूछा जा सकता है बोलने की अयोग्यता। तो हमें इसका अर्थ बताना है बोलने की अयोग्यता। आगे देखिए, हम कुछ शेषावस्था की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। शेषावस्था की परिभाषा के अंतर्गत देखिए, महत्वपूर्ण इन परिभाषाओं में से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें ध्यान से इन परिभाषाओं को समझना है। तो देखिए, पहली परिभाषा वाटसन के द्वारा। वाटसन कहते हैं कि मुझे एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसे जो चाहे बना सकता हूं। यह बात शेषावस्था के लिए वाटसन महोदय ने दी। वाटसन कहते हैं कि मुझे एक शेषावस्था का बच्चा दीजिए, मैं उसे चाहे जो बना सकता हूं। चाहे तो मैं उसे डॉक्टर बना दूं, चाहे तो इंजीनियर बना दूं, चाहे उसे चोर या डाकू बना सकता हूं। तो यह बात वाटसन ने कही थी कि मुझे एक बच्चा दीजिए, मैं उसे जो चाहे जो बना सकता हूं। देखिए, इस शेषावस्था में अपने बाल्यकाल की या शेषावस्था की यादें जुड़ी हुई, तो इसे ध्यान से समझना है कि अपना बचपन दोबारा जीना है। देखिए आगे, दूसरी अवस्था, दूसरा जो कहाँ है शेषावस्था के लिए, वो है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन कहते हैं शेषावस्था जीवन का
सीखने का आदर्श काल है। तो वेलेंटाइन कहते हैं कि शैशवावस्था जीवन का सीखने का आदर्श काल है। पूछा जा सकता है कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को किसने कहा, तो हमें बताना है वेलेंटाइन महोदय ने कहा कि शैशवावस्था जीवन का सीखने का एक आदर्श काल है, यानी शैशवावस्था में बालक तीव्र गति से सीखता है, इसलिए उन्होंने कहा कि सीखने का एक आदर्श काल है। आगे देखिए, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं सदी बालक की सदी है। क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि 20वीं सदी बालक की सदी है। तो उन्होंने कहा कि जो आने वाली 20वीं सदी है वह एक बालक की सदी है। आगे देखिए, रूसो क्या कहते हैं शैशवावस्था के लिए, देखिए रूसो कहते हैं कि हाथ पैर आंख शिशु के प्राथमिक शिक्षक हैं। तो ये बात रूसो कहते हैं कि हाथ पैर आंख शिशु के प्राथमिक शिक्षक हैं, ये बात रूसो ने कही थी। हमें याद रखना, शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, तो शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। जन्म से 5 वर्ष का अंतिम और 6 वर्ष का प्रारंभ, ये तक, यहां तक शैशवावस्था होती है। तो हमें याद रखना है, क्योंकि समय भी पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था का समय क्या है। तो जन्म से 5 या 6 वर्ष का प्रारंभ। तो रूसो कहते हैं कि हाथ पैर आंख शिशु के प्राथमिक शिक्षक हैं। पूछा जा सकता है कि रूसो के अनुसार शैशवावस्था के लिए प्रारंभ क्या कहा, क्योंकि हाथ पैर और आंख शिशु के प्राथमिक शिक्षक हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बालक 20वीं सदी बालक की सदी है। वेलेंटाइन कहते हैं कि जीवन का सीखने का आदर्श काल है। वाटसन महोदय कहते हैं कि मुझे एक बच्चा दीजिए, मैं उसे चाहे जो बना सकता हूं। आगे वाली परिभाषा देखिए दोस्तों, शैशवावस्था, फ्राइड महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था भावी जीवन आधारशिला है। तो फ्राइड महोदय कहते हैं शैशवावस्था के लिए शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है, क्योंकि बचपन में जो भी बनना है वो 5-8 वर्ष में बच्चा बन जाता है। ये फ्राइड महोदय कहते हैं कि जो बच्चा 5-7 साल में बनेगा उसका भावी जीवन की आधारशिला है, यानी 5-7 साल में बनेगा वो भावी जीवन में भी बनेगा, आगे जाकर भी बच्चा वैसा ही बनेगा। तो फ्राइड महोदय कहते हैं। देखिए हर्लॉक महोदय के क्या विचार है शैशवावस्था के बारे में। तो हर्लॉक महोदय कहती हैं कि शैशवावस्था एक खतरनाक, अपीलीय, काल है। तो हर्लॉक महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था एक खतरनाक और अपीली काल है। इन्होंने क्यों कहा ऐसा शैशवावस्था के लिए, क्योंकि प्रारंभ में बच्चे के जन्म के बाद और 5 से 6 वर्ष के अंतर्गत अधिक से अधिक बच्चों की मृत्यु दर अधिक होती है, इसलिए उन्होंने कहा कि खतरनाक अपीली काल है। इसमें बच्चे का जीवन या जीने का कम या अधिक खतरा होता है, इसके कारण से खतरनाक या अपीली काल का है, कि शिशु की मृत्यु दर अधिक होती है। इसलिए हर्लॉक महोदय ने कहा कि शैशवावस्था एक खतरनाक अपीली काल है। आगे देखिए, और तो हम आगे और देखेंगे पियाजे के अनुसार पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि
शेषावस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है। तो पियाजे कहते हैं कि शेषावस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार पूरा देखते हैं, देखिए शेषावस्था को इन्फेंट जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। शेषावस्था को जीवन सीखने का आदेश का वैलेंटाइन ने कहा। वाटसन ने कहा कि मुझे एक बच्चा दीजिए, मैं उसे चाहे जो बना सकता हूँ। क्रो कहता है कि 20वीं सदी बालक की सदी है। रूसो कहते हैं कि हाथ पैर आंख शिशु के प्राथमिक शिक्षक होते हैं। फ्राइड महोदय कहते हैं कि शेषावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। हरलोक महोदय कहते हैं कि शेषावस्था एक खतरनाक अपीली काल है। पियाजे कहते हैं कि शेषावस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है। तो हमने ये शेषावस्था की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी। इन परिभाषाओं को हमें याद करना है। इनमें से कौन सी भी परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो महत्वपूर्ण वैलेंटाइन की कई बार पूछी हुई है, ये भी कई बार पूछी हुई, इंपॉर्टेंट है, हमें इनको याद रखना है। एक फ्राइड महोदय की भी शेषावस्था भावी जीवन की आधारशिला है, हमें इसे याद रखना है। इनमें से कोई भी परिभाषा आपको पूछी जा सकती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं, इन परिभाषाओं को आप बार बार पढ़ें, रिवाइज करें। अब शेषावस्था के हम उपनाम पढ़ेंगे। शेषावस्था के उपनाम, तो देखिए शेषावस्था के उपनाम। शेषावस्था के उपनाम कौन कौन से हैं, इन्हीं से भी प्रश्न बनता है, हमें इनको याद रखना है। पहला है विद्यालय की पूर्व अवस्था। विद्यालय की पूर्व अवस्था भी शेषावस्था को कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इससे बालक पढ़ने के लिए 5-6 वर्ष तक की उम्र में बालक विद्यालय में जाना शुरू हो जाता है। ये प्रारंभिक काल होता है, उस समय वो विद्यालय में पहली बार बच्चा विद्यालय में जाता है, तो इसे विद्यालय की पूर्व अवस्था भी कहते हैं। देखिए दूसरी अवस्था क्या होती है, अतार्किक चिंतन की अवस्था। देखिए इसमें बालक शेषावस्था के अंतर्गत तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। इसमें चिंतन बच्चा करता है तो अतार्किक चिंतन करता है, इसका कोई तर्क नहीं होता है। बच्चा किसी भी बात को तर्क नहीं दे पाता है, इसको कहते हैं कि अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो पहला था विद्यालय की पूर्व अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था। तीसरा देखिए अनुकरण की अवस्था। शेषावस्था को अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। देखिए क्योंकि शेषावस्था में बालक जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक बच्चा बड़ों को देखकर अनुकरण करता है, अपने दादा दादी माता पिता से देखकर जो कुछ कहते हैं उनका अनुकरण करता है। बच्चा भाषा भी अनुकरण से सीखता है, तो यह महत्वपूर्ण काल होता है अनुकरण। इसमें बालक सभी चीजें अनुकरण के द्वारा सीखता है, तो हमें ध्यान रखना है कि यह अनुकरण की अवस्था भी होती है। आगे देखिए भावी जीवन की आधारशिला। शेषावस्था को भावी जीवन की आधारशिला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये बात किसने कही थी, अभी हमने इसकी परिभाषा में भी हमने सीखा था कि शेषावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। तो इसके अंतर्गत जो बच्चा जो कुछ प्राप्त करता है 5-6 वर्षों में जन्म के बाद, उसके हिसाब से बालक अपने जीवन का अंतिम समय तक वहां तक उसका जीवन चलता है। यानी जो बच्चा शेषावस्था में सीखता है वो उसके प्रौढ़ावस्था तक उसके जीवन में वो स्मृतियां रहती है, इसलिए कहते हैं कि भावी जीवन की आधारशिला है। दूसरा है संस्कृति या संस्कारों का निर्माण की अवस्था। संस्कृति या संस्कारों के निर्माण की व्यवस्था। शेषावस्था के अंतर्गत बालक के अंतर्गत
बालक के अंदर हम संस्कार या संस्कृति के बारे में जो भी बीज होता है वो बच्चा सीख जाता है और उसी संस्कृति में ढल जाता है। जैसे अंग्रेजों का बच्चा अंग्रेजी बोलता है तथा हिंदी प्रदेशों में बालक जल्दी से हिंदी सीख जाता है। ये इसके कारण कि जैसा उसको वातावरण मिलेगा बच्चा उस वातावरण में शीघ्र ही इन चीजों को सीख लेता है। आगे देखिए, खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु, शैशवावस्था को खिलौनों की आयु भी कहते हैं, क्योंकि बालक इस समय 5-6 वर्ष की उम्र में या जन्म से लगाकर 5-6 वर्ष से बालक खिलौनों से खेलने शुरू हो जाता है। हमें ध्यान रखना है, खेलने की आयु आता है तो हमें वहां पर बाल्यावस्था लिखना है। तो ये ध्यान रखना, खेलने की आयु, खेलने की आयु आएगी तो बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगी, बाल्यावस्था के अंतर्गत। यदि खिलौनों की आयु पूछते हैं तो यह शैशवावस्था के अंतर्गत आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर प्रश्न बना हुआ है, दोनों में प्रश्न आया हुआ है कि खेलने की आयु बाल्यावस्था होती है, खिलौनों की आयु शैशवावस्था होती है। क्योंकि 5 वर्ष के बाद ही या 12 या 13 वर्ष के अंतर्गत बालक खेलने लगता है। वो एक सजीव खेल, ये निर्जीव खेल होते हैं, ये किसी भी साधनों से खेल खेलता है, इसलिए इसको खिलौनों की आयु कहते हैं या प्लास्टिक एज भी कहते हैं इसको, क्योंकि प्लास्टिक के खिलौनों से खेलता है। हमें यह ध्यान रखना है। दूसरा है गंदी अवस्था, सबसे गंदी अवस्था। शैशवावस्था को सबसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। इसमें बालक बहुत गंदा रहता है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है बच्चा, चाहे जाए वहां मिट्टी में खेलता है, इसके कारण वो गंदा हो जाता है। तो इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक बहुत गंदा रहता है, इसलिए इसको सबसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। तो शैशवावस्था सबसे गंदी अवस्था होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है, हमें ध्यान रखना है, विद्यालय की पूर्व अवस्था शैशवावस्था को कहते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवावस्था को कहते हैं, अनुकरण की अवस्था शैशवावस्था को कहते हैं, भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था को कहते हैं, संस्कृति या संस्कारों के निर्माण की अवस्था शैशवावस्था को कहते हैं, खिलौने की आयु शैशवावस्था को कहते हैं, सबसे गंदी अवस्था शैशवावस्था को कहते हैं। ये हमें इनके उपनाम याद रखने हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है तो हमें ध्यान रखना है, इनको याद करना है। तो देखिए आगे शैशवावस्था की हम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखिए हम शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं। तो देखिए विशेषताओं के अंतर्गत हम शैशवावस्था की विशेषताएं देखेंगे। शैशवावस्था के अंतर्गत बालक का मानसिक व शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। न्यूमैन नामक विद्वान ने कहा था कि शैशवावस्था में बालक का मानसिक व शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि शैशवावस्था में बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। कहा जाता है कि जितना किशोर अवस्था तक नहीं होता उससे ज्यादा शैशवावस्था में शारीरिक विकास हो जाता है। 90% विकास बालक का शारीरिक और मानसिक विकास 90% विकास शैशवावस्था में होता है। तो हमें ध्यान रखना है, और 10% विकास ही किशोरावस्था तक होता है। तो एक बालक का मानसिक विकास इतना तीव्र गति से होता है शैशवावस्था के अंतर्गत कि 90% विकास उसका मानसिक विकास हो जाता है, और 10% किशोरावस्था तक ही होता है। इसलिए इसको महत्वपूर्ण काल भी कहा गया है शैशवावस्था को। आगे देखिए, अनुकरण द्वारा सीखना। इसके अंतर्गत
बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। तो शिशुअवस्था के अंतर्गत बालक अपने माता पिता, अपने भाई बहनों का अनुकरण करता है, बड़ों का अनुकरण करता है और उनसे सीखता रहता है और अपना मानसिक विकास करता रहता है। इसलिए इसको कहते हैं कि यह अनुकरण करता है। इसमें आगे देखिए, जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग होता है। तो देखिए, जब बालक जन्म लेता है तो उसमें उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। प्रश्न आ सकता है कि जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग पाया जाता है, तो हमें आंसर बताना है उत्तेजना। यानी जब बालक जन्म लेता है तो उसमें उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। आगे देखिए और विशेषता, अनैतिक व असामाजिक अवस्था। इसके अंतर्गत बालक न तो सामाजिक होता है न ही बालक नैतिक होता है। तो प्रश्न आ सकता है कि शिशुअवस्था में बालक सामाजिक होता है, तब हमें बताना है कि बालक न तो सामाजिक होता है और न ही बालक नैतिक होता है। तो ये बीच में की अवस्था के अंतर्गत रहता है शिशुअवस्था के अंदर बालक। तो हमें ध्यान रखना है कि बालक शिशुअवस्था के अंतर्गत असामाजिक होता है, न कि वो नैतिक होता है। न तो वो नैतिक होता है और न ही सामाजिक होता है, हमें ध्यान रखना है। तो शिशुअवस्था की विशेषता है, शिशुअवस्था में तीव्र विकास होता है, अनुकरण द्वारा सीखता है, उत्तेजना नामक संवेग होता है जन्म के समय बालक में, बालक अनैतिक या असामाजिक होता है। आगे देखिए, शिशुअवस्था में बालक में मातृ विरोधी व पितृ विरोधी ग्रंथियों का विकास हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, हमें देखना है विशेषताओं के अंतर्गत शिशुअवस्था में बालक का मानसिक और शारीरिक विकास तीव्र होता है, अनुकरण द्वारा सीखता है बालक, जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। शिशुअवस्था में बालक असामाजिक या अनैतिक होता है। अनैतिक इससे समझना है कि बालक में सामाजिकता नहीं पाई जाती। देखते हैं हम, जब एक छोटा बच्चा होता है और उसके पिताजी के साथ होता है तो पिताजी को कुछ भी कह सकता है वो, तो उसमें सामाजिक, वो उसको पता नहीं होता कि मेरे पिताजी हैं और मैं इनको ऐसा कुछ ना कहूं, ऐसी सामाजिकता बच्चे में नहीं होती, वो कुछ भी कह सकता है। तो कई बार बड़ी सभा में ही बच्चा पिताजी को अपशब्द भी कह सकता है और उसको पता ही नहीं चलता कि ये मेरे पिताजी है। तो उसमें सामाजिकता का ध्यान नहीं होता है, यानी उसमें शिशुअवस्था के अंतर्गत बच्चे में सामाजिकता का अभाव पाया जाता है, इसके कारण ऐसा होता है। तो देखिए, और शिशुअवस्था के अंदर बालक में मातृ विरोधी और पितृ विरोधी, ये क्या होती है ग्रंथि, दोनों देखते हैं। आगे देखिए, देखिए मातृ विरोधी ग्रंथि इलेक्ट्रा ग्रंथि, इसके अंतर्गत जो बालिका होती है वो अपनी मां से विरोधी स्वभाव की होती है, वो अपनी मां से घृणा करती है तथा बालिका अपने पिता को प्रेम करती है, मां से घृणा करती है। और इसमें बालिका में शिशुअवस्था के अंतर्गत इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास हो जाता है, तो अपनी मां को से कम प्यार करती है तथा इसके विपरीत वो अपने पिता से प्रेम करती है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे, इसके अंतर्गत बालिका
अपनी माता से प्रेम न कर अपने पिता से प्रेम करती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण शेषावस्था में बालिका अपनी माता से प्रेम कर न करती है तथा वो अपने पिता से प्रेम करती है। दूसरा देखिए, पितृ विरोधी ग्रंथि, ये बालकों में होती है। इसके अंतर्गत इसे ऑडिपस ग्रंथि बी कहते हैं। इसके अंतर्गत बालक में पिता के विरुद्ध प्रेम न होता है तथा विपरीत वह अपनी माता से प्रेम करता है। यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिकाओं में पाई जाती है। इसके अंतर्गत बालिकाएं अपनी माता से प्रेम न कर पिता से प्रेम करती है तथा बच्चों में, बालकों में पितृ विरोधी ग्रंथि ऑडिपस ग्रंथि, जिसके अंतर्गत बालक अपने पिता से प्रेम नहीं करता है तथा अपनी माता से प्रेम करता है, तो इसको ऑडिपस ग्रंथि कहते हैं। तो ये शेषावस्था के अंतर्गत बालक में इन दोनों ग्रंथियों का विकास हो जाता है। बालिकाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होगा और बालकों में ऑडिपस ग्रंथि का विकास होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो हमें याद रखना है इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथि कौन सी अवस्था में विकास होता है, तो हमें आंसर बताना है। शेषावस्था के अंतर्गत इन दोनों ग्रंथियों का विकास हो जाता है, जिसके अंतर्गत बालिका अपनी माता से प्रेम न कर पिता से प्रेम करती है तथा बालक अपने पिता से प्रेम कर न कर अपनी माता से प्रेम करता है, यानी विपरीत प्रेम का रहता है। तो ये शेषावस्था के अंतर्गत रहता है, हमें सर जानकारी रखनी है। आगे देखिए, शेषवा अवस्था के अंतर्गत बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति शेषावस्था के अंतर्गत बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति व संवेगों पर आधारित होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि शेषावस्था के अंतर्गत मातृविरोधी ग्रंथि इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, पितृविरोधी ऑडिपस ग्रंथि होती है, ये लड़कियों में होती है, ये लड़के में होती है। शेषावस्था के अंतर्गत बालक का मूल प्रवृत्ति व संवेगों पर आधारित होता है। देखिए ये कैसे होता है कि जब छोटा बालक होता है तो वह रोना हंसना गाना, रोना हंसना आदि ये मूल प्रवृत्ति है। जो मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है वो जो जन्मजात होती है, ये सारी क्रियाएं के आधारित होती है। जैसे कुछ नहीं मिलता है तो बालक रोने लगता है, संवेगों पर आधारित होती है, कभी वो तेज चिल्लाने लगता है। तो ये आदि संवेग भय काम क्रोध आदि ये संवेग बालक में 2 वर्ष के लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। ये कहना है कि 2 वर्ष का बालक के अंतर्गत सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति के आधारित होता है और संवेगों पर आदि होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि शेषावस्था के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि कौन सा व्यवहार होता है, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक और संवेगों पर आधारित होता है। आगे देखिए, शेषावस्था के अंतर्गत बालक में वर्तमान का भय होता है। तो शेषावस्था के अंतर्गत बालक वर्तमान का भय रहता है, उसमें भविष्य की कोई चिंता नहीं होती तथा वर्तमान में वह चिंतित रहता है। ये गुण शेषावस्था में पाए जाते हैं। तो कुछ विशेषताएं थी जो हमने पढ़ी है, आगे और देखेंगे विशेषताएं।
शिशावस्था में बालक या बालिका आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि शिशावस्था के अंतर्गत बालक आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, वो अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। तो शिशावस्था के अंतर्गत जब छोटा होता है बालक तो सभी क्रियाकलाप अपनी माँ की सहायता से या पिता की सहायता से करता है, वो आत्मनिर्भर नहीं होता है। भूख लगती है तो वह कह नहीं पाता है, तो उसके माता पिता उसे समय पर खिलाते हैं। कुछ अन्य क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, आदि क्रियाएं तो वह अपनी भाषा की अवस्था में होता है तो बोल सककर कहता है, और बाकी वो अपने माता पिता पर ही निर्भर रहता है और सभी क्रियाएं माता पिता करते हैं। हमें ध्यान रखना है शिशावस्था के अंतर्गत बालक आत्मनिर्भर नहीं हो पाता है। 5-6 वर्ष में बालक में कोई आत्मनिर्भरता नहीं होती, सारे काम, खाना खिलाना, नहाना आदि सारे काम माता पिता ही करते हैं। तो इसके अंतर्गत बालक आत्मनिर्भर नहीं होता है। और देखिए आगे देखिए, तो हम इसका आज इतना ही पढ़ेंगे शिशावस्था के बारे में। कुछ रिवीजन करते हैं वापिस जो हमने पढ़ा है उसका। तो देखिए, तो दोस्तों आज हमने शिशावस्था के बारे में पढ़ा और उनकी विशेषताओं के बारे में समझा। शिशावस्था के अंतर्गत सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन महोदय ने कहा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शिशावस्था को कहा जाता है। सब सर्वाधिक बालक इसमें जिज्ञासु होता है, तो जिज्ञासु की अवस्था भी शिशावस्था को कहा जाता है। तो इसमें शिशावस्था के अंतर्गत बालक बहुत जिज्ञासु होता है। जब किसी बालक को हम बाजार में जाते हैं वो सारी चीजें लेने की कोशिश करता है और बार बार पूछता है ये क्या है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, क्योंकि उसके अंतर्गत जिज्ञासा अत्यधिक होती है। तो पूछा जा सकता है कि शारदीय जिज्ञासा का काल कौन सा है, तो शिशावस्था के अंतर्गत होता है। हमें यह भी ध्यान रखना है विशेषता के अंतर्गत। तो हमने आज शिशावस्था की विशेषताएं, शिशावस्था की परिभाषाएं और शिशावस्था का अर्थ समझा। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।